हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 जो हमारा चल रहा था लक्ष्मीकांत के अंदर। तो उसमें हमारा जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है हमारा बेसिकली क्राउन रूल। तो आज की वीडियो में हम क्राउन रूल समझेंगे। प्रीवियसली वीडियो में हमने लक्ष्मीकांत में कवर किया था हमारा कंपनी रूल कैसे वर्क करता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्राउन रूल का टाइम पीरियड और कैसे कैसे क्या क्या एक्ट वेरियस एक्ट पासेस हुए थे क्राउन रूल के अंदर, उनको समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे जब हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तब जाकर के हमारे जो जितने भी एक्ट पास हुए हैं उनको हमने ज़्यादातर बेसिकली इंडिया एक्ट के नाम से रेफर किया है, वेदर इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और वेदर इट वाज द इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, तो यू नीड टू रिमेंबर that after the first war of independence that which will be took place in 1857, after that all were the acts were referred to as were referred to in the name of the India's Act। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक्ट पास होता है हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद 1858 में पास होता है और उसका नाम है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या मेंशन है समझ लेते हैं। द सिग्निफिकेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द वेक ऑफ द रिवोल्ट 1857 नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पोइमेटिनी। दिस एक्ट इज़ नोन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्ट है ये हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था हमारा। और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई, यानी कि 1857 के रिवोल्ट के बाद जो हमारा एक्ट पास हुआ है वो हमारा फर्स्ट एक्ट है। और ये किसके अंडर है, ये क्राउन रूल के अंडर एक्ट था। ठीक है, तो इसमें आपको मेजरली फोकस करना है कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। जैसे कि इसके अंदर फीचर है इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दी वायसराय ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको जो है हायर अथॉरिटी मिली थी, यहाँ पे हायर रिप्रेजेंटेटिव मिला था। और वहाँ पे जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज कर करके अब वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया था। अब वायसराय ऑफ इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं, यानी कि वायसराय ऑफ इंडिया जो है ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है हायर अथॉरिटी से और सुप्रीम पावर से। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके अब वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया था। क्योंकि आप देखेंगे जो हमारे पास गवर्नर जो इंडिया सबसे पहले क्या था, हमारे वेरियस एक्ट जो हमने बात की थी वेदर इट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट और इन द चार्टर एक्ट वाज मेंशन दैट द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आफ्टर दैट द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बिकेम द वायसराय ऑफ द इंडिया। ठीक है, सो वायसराय ऑफ द इंडिया विल गिव द highest title or refer to as this title is referred to as the supreme power or higher authority of British representative। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग दस बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ द इंडिया। तो इन द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ द इंडिया। फर्स्ट वायसराय रेफर टू एज द हायर सुप्रीम पावर और द हायर अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, in which the Lord Canning became the first viceroy of the India after the first war of independence take place, which emerged or responsible to generate the government of India at 1858। It ended the system of double government by abolishing the board of control or the कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। सो डुअल गवर्नमेंट यहाँ पे एबोलिश्ड हुई थी, ये ध्यान रखना है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वर मेंशनड इन द एक्ट ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, वी आर ऑल डिस्कस अबाउट द पिट्स इंडिया एक्ट विच वाज मेंशनड इन द विच वाज अंडर द कंपनी रूल। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट डिस्कस आफ्टर बिफोर द Pitt's India Act basically we discuss after the passing the Act of Settlement in 1781। ठीक है, after the Act of Settlement the act was passed by the British government were referred to as the Pitt's India Act, in which the board of control and the court of direction were being mentioned, while the board of control were responsible for their commercial functions or commercial powers of their company, and the court were director were being referred to as the giving the or checking the political power। ठीक है, और पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डुअल गवर्नमेंट अब एंटेड हुआ था इसके अंदर। इट एस्टेब्लिश्ड ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है 15 मेंबर की काउंसिल को जो है एस्टेब्लिश्ड किया था, जो कि हमारी बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो है इंडिया के को रिपोर्ट करती थी।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वायसराय ने जो है, वायसराय के अंदर हमारी काउंसिल एस्टेब्लिश्ड हुई और काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स थे, ठीक है। दीज 15 मेंबर विल मेक अ रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कमर्शियल फंक्शन, ट्रेडिशनल फंक्शंस, पॉलिटिकल फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन एंड गिव द रिपोर्ट टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाया वायसराय, ठीक। दिस विल रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ द 1858। तो if you are summarize the act of the 1858, you need to remember the basic thing that was the Lord Canning will become the first viceroy of India in the act of the 1858, and this will the first act which was passed after the first war of independence took place in India at the time period of the 1857. In this act, the 15-member council were being established in the Viceroy Council, which will the Viceroy will make the report and give this report to the Secretary of State for India. Now we are discussing the Indian Council Act of 1861. So as I told you earlier, all the acts which are passed after the first war of independence will refer to as the name of the Indian Act or the Government of India's Act or the Indian Council Act. So the name given to the act which was passed in the 1861 will given to the name of the India's Council Act. Let's see what is mentioning in the India's Council Act. So you need to memorize that if we are talking about the act of the 1861, here the power is being centralized at the one place, ठीक है। so you need to remember that we frame our central legislative council here, and these will central legislative council formed by the governor general, ठीक है। in these governor general on the basis of the executive councils, where their members of various people will take participant in it, and these various people are come under the category of official member and the non-official member, or or we also were being referred them as the additional member, ठीक है। so this will I talk you earlier that about what are the additional member एंड हु आर देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आप बताया, जो एडिशनल मेंबर हैं ये हमारी गवर्नर जनरल की काउंसिल में एंट्री ले रहे थे। अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में एंट्री लेना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सकें, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकें। तो इसलिए जो है हमारे इंडियंस जो है पार्टिसिपेट करने लगे थे काउंसिल एंट्री के अंदर। लेकिन आप देखेंगे इस टाइम पीरियड पे 1861 टाइम पीरियड पे जो हमारी एंट्री है काउंसिल के अंदर इंडियंस की, वो हमारी अभी जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में हो रही थी। ऑफिशियल मेंबर के रूप में हमारी अभी एंट्री नहीं हुई थी एट द टाइम पीरियड ऑफ द 1861। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हमारे बेसिकली जो हमारे यहाँ पे जो इंडिया मेंबर्स हैं, इंडियंस जो हैं जो पार्टिसिपेट हो रहे थे काउंसिल के अंदर, तो कितने मेंबर्स यहाँ पे अपॉइंटेड किए गए थे काउंसिल के अंदर? तो यहाँ पे हमारे 3 इंडियंस को लिया गया था इस काउंसिल के अंदर, और वो 3 इंडियंस का नेम है हमारा वायसराय के द्वारा लिए गए थे 3 इंडियंस, जिनका नाम है राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड द सर दिनकर राव। सो दीज आर द 3 इंडियन मेंबर विच विल पार्टिसिपेट इन द वायसराय काउंसिल विच इज़ बेस्ड ऑन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने आपको बता दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारी वो काउंसिल होती है जिसके अंदर हमारा लॉज मेकिंग जो है हमारी हायर प्रायोरिटी पे होता है, ठीक है। इसके अंदर जुडिशल फंक्शन भी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी आती हैं, लेकिन जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो होती है हमारी लॉ मेकिंग प्रायोरिटी, ठीक है। आवर प्रायोरिटी इज बेस्ड ऑन दी लॉ मेकिंग, ठीक है। एंड इंडिया नीड टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन विद द हेल्प बाय पासिंग द अमेंडमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अब जो है इंडिया की एंट्री हुई थी 1862 में, और ये किसके द्वारा एंट्री हुई थी? ये हमारी वायसराय काउंसिल के अंदर एंट्री हुई थी, जो कि हमारे लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया था 3 इंडियंस को, और वो जो 3 इंडियंस थे उनका नाम है राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ठीक। Establishment of new legislative councils for Bengal, Northwest provinces and Punjab, which were established in 1862, 1886 and 1897 respectively। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है हमने न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई थी 3 स्टेट्स के लिए, और वो 3 स्टेट कौन कौन सी हैं? जैसे कि बंगाल हो गया, पंजाब एंड बर्मा एंड द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस,
ठीक है। तो हमारी जो बंगाल की प्रोविंसेस थी वो एस्टेब्लिश हुई थी 1862 के अंदर, और जो हमारी बेसिकली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस है वो एस्टेब्लिश हुई थी 1886 के अंदर। और जो हमारी बेसिकली हमारी हम कह सकते हैं पंजाब एंड बर्मा की जो हमारी प्रोविंसेस है वो हमारी एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1897 के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। और फिर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर आता है इसके अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर। इट बेसिकली इट एम्पावर्ड द वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द concurrence of the legislative council during an emergency. The life of such ordinance वाज 6 मंथ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वायसराय ने जो है अब जो है बेसिकली यहाँ पे ऑर्डिनेंस इशू किया था। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है हमारा, हम जो है बेसिकली यहाँ पे ऑर्डिनेंस में क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस होता है हमारा लॉ मेकिंग पावर, ठीक है। तो हम उसको इशू करा रहे होते हैं और उसका जो है और वो हमारा इशू करने का जो है वो हम इशू कराते हैं विद द हेल्प ऑफ द वायसराय। तो वायसराय उस ऑर्डिनेंस पावर को इनेक्ट करता है जिसके अंदर आप जो है बिना लेजिस्लेटर काउंसिल मेंबर्स की परमिशन के जो है इमरजेंसी प्रोविज़न के दौरान भी जो है आप इस अमेंडमेंट को पास करा सकते हैं, जबकि इसका जो टाइम पीरियड है वो होगा हमारा 6 मंथ का, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन है कि हमने यहाँ पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को इमर्ज्ड किया था वायसराय की मदद से, और वायसराय यहाँ पे जो है ऑर्डिनेंस इशू को जो है अमेंडमेंट करा सकता है लॉ के अंदर विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय द परमिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर, एंड दिस विल बी इनेक्टेड अंडर द टाइम पीरियड ऑफ द 6 मंथ, ठीक है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1861 के काउंसिल एक्ट में आपको एम्फेसाइज करना है कि इंडियन का जो है पार्टिसिपेशन हुआ था लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल किसकी है? वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है हमारी वायसराय की। तो वायसराय उस टाइम पीरियड पे हमारी सुप्रीम पावर और हायर अथॉरिटी है। जो हमारे 1862 पीरियड के अंदर जो वायसराय हैं वो है हमारे लॉर्ड कैनिंग, जिन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, और वो 3 इंडियंस हैं हमारे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकन राव, ठीक है। यहाँ पे हमने 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के अंदर जो है हमने बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट किया था न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जो कि है बंगाल की, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस की और पंजाब एंड बर्मा की, ठीक है। इनके टाइम पीरियड आप देख लेना, जैसे कि हमारी जो बंगाल न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश्ड हुई थी वो हुई थी 1862 के अंदर, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1886 के अंदर, और जो पंजाब है वो हमारी इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1897 के अंदर। फिर यहाँ पे वायसराय ने जो है ऑर्डिनेंस को इशू किया था। ऑर्डिनेंस के अंदर जो है यहाँ पे हमारे अमेंडमेंट्स इशू होते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट पास किए जाते हैं, एक्ट्स पास किए जाते हैं, और ये एक्ट्स का टाइम पीरियड पास कराने का होता है 6 मंथ का। और यहाँ पे जो है वायसराय यहाँ पे हायर अथॉरिटी है जो कि इस अमेंडमेंट को पास करा सकता है विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय द परमिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर, ठीक है। और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर हमारे ऑफिशियल भी हो सकते हैं और नॉन ऑफिशियल भी, बिना उनकी परमिशन के जो है यहाँ पे हमारा ऑर्डिनेंस जो है जारी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। नाउ वी फोकस ऑन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। तो 1892 के एक्ट, तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा ये 1892 का एक्ट है ये हमारा बेसिकली 31 ईयर्स के बाद जो है पास हुआ था हमारे। तो लास्ट एक्ट हम इंडियन काउंसिल एक्ट हमारा पास हुआ था 1861 के बाद, इसके 31 ईयर्स के टाइम पीरियड स्पेंड करने के बाद जो है हमारा 1892 के अंदर हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ था। तो इसके हम रेफरेंस की बात कर लें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इंडियंस वर डिससेटिस्फाइड थे, जो भी इंडियंस हमारे डिससेटिस्फाइड थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के रिगार्ड में, उनकी जो है डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास किया गया था। और यहाँ पे बात की गई थी कि इंडियन क्या चाहते थे, बेसिकली इंडियंस चाहते थे दे वांटेड एंड एक्सपेंडेड रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल पार्टिसिपेशन। इंडियन विल डिमांड टू एंड वांटेड एंड एक्सपेंडेड रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल एंट्री, ठीक है। इंडियंस चाह रहे थे रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल एंट्री लेना। अब रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल एंट्री क्यों ज़रूरी है इंडियंस के लिए? रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल एंट्री इसलिए ज़रूरी है इंडियंस के लिए ताकि वो जो है अपना
लॉ फॉर्मेशन करवा रहे हों, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे हों, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना रहे हों, अपना खुद का प्रियम्बल बना रहे हों, तो इसलिए जो है हमारा इंडियंस को रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल एंट्री इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी ऑन इन दैम। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पे हमने जो है बेसिकली क्या किया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पीरियड के अंदर यहाँ पे हमने जो है बेसिकली जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की एंट्री है उनको जो है इंक्रीज़ कर दिया गया था। तो आप देखेंगे जो हमारी नॉन ऑफिशियल मेंबर की काउंसिल, नॉन ऑफिशियल मेंबर की हमारी जो एंट्री है वो स्टार्ट हुई थी 1861 के अंदर, और वहाँ पे हमारे कितने एडिशनल मेंबर थे, यदि आपने मेरे प्रीवियसली लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ पे हमारे थे बेसिकली एडिशनल मेंबर की बात कर लें तो नॉट less than 6 and not more than 12. These are the additional member which are present in the Indian Council Act 1861. If we are talking about the Indian Council Act 1892, so the number is being increased, or we can say that the expansion of the non-official member in the central legislative or provincial legislative council has been increased because this was being increased because Indian were demanded a representative council entry in the legislative council of viceroy। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे हमारा काउंसिल एंट्री और एक्सपांशन किया गया था, एडिशनल मेंबर जोड़े गए थे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। ठीक है, द वर्ड इलेक्शन वाज हाउएवर नॉट यूज्ड इन दिस एक्ट, द प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड नॉमिनेशन मेड इन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडी। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ब्रिटिश ने बात की थी, जैसे कि इंडियंस वो डिमांड कर रहे थे रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल एंट्री के लिए, तो रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल एंट्री हो जाता है ज़रूरी वोट देने के लिए, इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ड्राफ्ट करने के लिए जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल एंट्री ज़रूरी हो जाती है इंडियंस के पार्टिसिपेशन के रिगार्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ब्रिटिश ने डायरेक्ट इलेक्शन, तो अभी काफ़ी हम कहेंगे डायरेक्ट इलेक्शन अभी कंडक्ट नहीं हो सकते थे। तो डायरेक्ट इलेक्शन कैसे कंडक्ट होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस पे। ठीक है, जहाँ पे आपको जो है जो भी हमारे एडल्ट्स हैं वो जो है उनके पास फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने, वोट देने का राइट्स होता है, इलेक्शन जो कि कंडक्ट होते हैं, और अपने रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल मेंबर को चूज़ करने का राइट होता है। ठीक है, देट वर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यहाँ पे भी ब्रिटिश ने जो है डायरेक्ट इलेक्शन तो काफ़ी दूर की बात है, यहाँ पे भी इनडायरेक्ट इलेक्शन की भी बात नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे जो इलेक्शन है उसको वर्ड को अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है 1892 टाइम पीरियड तक। ठीक है, नाउ वी आर मूव फॉर द डिस्कशन ऑफ द 1909। ठीक है, एक्ट। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाते हैं, जहाँ पे हमारे जो मॉर्ले हैं, लॉर्ड मॉर्ले, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और जो लॉर्ड मिंटो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वायसराय ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो भी हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गए, या फिर हमारे कमांडर इन चीफ हो गए, या फिर वायसराय हो गई, ये हमारी हायर अथॉरिटी को, ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, जहाँ पे कि वायसराय ऑफ द इंडिया जो है वो रिपोर्ट जो है देता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए, जो जिस रिपोर्ट में मेंशन होते हैं एडिशनल फंक्शन, पॉलिटिकल फंक्शन, कमर्शियल फंक्शन, ट्रेड फंक्शंस, और उनकी पावर्स जो है मेंशन रहती हैं। ठीक है, अब ये हमारा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉर्ले रिफॉर्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में आप देखेंगे, या फिर हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की बात करें तो यहाँ पे हमारी एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी जिसको हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट टर्म हमारी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि हमारे इंडिया कंट्री को पार्टीशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो रही थी। तो यहाँ पे हमारे इंडिया और पाकिस्तान दो डिफरेंट कंट्री में हमारा बट गया था, क्यों जब उन बेसिकली मुस्लिम्स को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट दिया गया था। ठीक है, दैट वर मेंशनिंग इन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 to 16। ठीक है, तो इनिशियली द मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज द 16, while in the act of the Indian Council Act 1909 the members were increased to the 60 number. The number of member in the provincial legislative council was not uniform.
तो आप देखेंगे जो हमारे मेंबर्स हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, और उनकी जो है इंक्रीज किया गया है मेंबर्स को। अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे जो हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेंबर टू जॉइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेंबर टू जॉइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो हमारे जो वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें हमने डिस्कशन किया था, वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो है हमारे बेसिकली 3 इंडियंस मेंबर पार्टिसिपेशन हुए थे, वो भी एज द नॉन ऑफिशियल मेंबर के बेस्ड पे। और वो 3 इंडियंस कौन कौन से थे? वो 3 इंडियन मेंबर थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड द सर दिनकर राव। दीज आर द 3 इंडियंस who were mentioned in the legislative council of the viceroy. But if we are talking about the viceroy executive council, so Satyendra Prasad Sinha will become the first Indian which will join the viceroy executive council, which was appointed by the law member, और ये जो है लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंटेड किए गए थे। इट इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो जैसा मैंने आपको बता दिया यहाँ पे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के अंदर या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट टर्म दी गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट टर्म क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट टर्म होता है हमारा बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर हमारे रिलीजन को जो है राइट दिया जाता है उनके खुद के वोट कराने का और उनको जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड मेंबर को चूज़ करने का, ठीक है। तो ये राइट दिया गया था। अंडर दिस मुस्लिम्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली मुस्लिम वोटर, जिसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट में मेंशन है, जिसके अंदर जो हमारे मुस्लिम मेंबर हैं वो जो है इलेक्टेड करेंगे ओनली मुस्लिम वोटर्स को, ठीक है। That's why the Lord Minto came to be known as the father of communal electorate। तो father of communal electorate Lord Minto को कहा जाता है इसीलिए। It also provided the separate representation for presidency, corporation, chamber of commerce, university and जमींदार। तो यहाँ पे जो है separate representation प्रेसिडेंसीज को दिया गया था, कॉरपोरेशन को दिया गया था, चैम्बर्स को दिया गया था, कॉमर्स चैम्बर्स को, ज़मींदार्स को दिया गया था, ठीक है। और वेरियस यूनिवर्सिटीज़ को जो है यहाँ पे हमने देखेंगे कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है? सेपरेट रिप्रेजेंटेशन के अंदर चॉइस होती है कि आप जो है अपने खुद की वोटिंग राइट्स, खुद के इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हो या फिर आप खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देखेंगे और हमने डिस्कशन भी किया है प्रीवियसली वीडियो में, आप जानते हो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था वो हम तो कह सकते हैं कि बेसिकली जो हमारा ड्राफ्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन वो बेसिकली हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ड्राफ्ट किया था, जैसा कि आप जानते हो। लेकिन उनसे पहले जो इंडिविजुअल ग्रुप्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था, और वो इंडिविजुअल ग्रुप्स थे जैसे कि हमारे SN अग्रवाल, MN रॉय और दी सोशलिस्ट पार्टी, विच विल रेस्पॉन्सिबल टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन before the amending on it, and that the constitution work was being finished in the 1950s, ठीक है। Now we are discussing of the Government of India Act 1990। Let's see what is the mention। The Government of India Act 1919 was enacted which came into the force of the 1921। तो 1919 में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, लेकिन हमारा अप्लाइड होना चालू हुआ था 1921 के अंदर, जिसमें मेंशन है हमारे दिस एक्ट आल्सो नोन एज द मेंटेगू क्रेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसमें कि हमारे मेंटेगू जो हैं हमारे वो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और लॉर्ड क्रेम्सफोर्ड हैं हमारे वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इट प्रोवाइड द क्लासिफिकेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 2 कैटेगरीज। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा डिवीजन ऑफ फंक्शन हुआ है। अब डिवीजन ऑफ फंक्शन के अंदर जो हमारा बेस्ड है, यहाँ पे हमको बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? वो 2 सब्जेक्ट हैं हमारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट और सेकेंड वन इज दी सेंट्रल सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोविंशियल सब्जेक्ट होते हैं हमारे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हैं हमारे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। और जो आप देखेंगे जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट हैं ये हमारे बेसिकली एडमिनिस्ट्रेड होते हैं बेसिकली गवर्नर प्लस मिनिस्टर से, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। और जो कि हमारे रिजर्व सब्जेक्ट हैं ये हमारे
एडमिनिस्टर्ड होते हैं किससे, गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। ठीक है, तो यही मेंशन है, पढ़ लेते हैं एक बार क्या क्या मेंशन है। जैसे कि ट्रांसफर सब्जेक्ट इंक्लूड पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर हमारे इंक्लूड होते हैं पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर वगैरह। और जबकि रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर हमारी चीज़ें इंक्लूड आती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, जस्टिस, प्रिजन, लैंड, रेवेन्यू एंड फाइनेंस एक्सेट्रा। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर एंड द हेड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, वाइल द रिजर्व सब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर प्लस एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायरकी। तो डायरकी जैसे कि आप जानते हैं, तो डायरकी होता है हमारा डबल रूल। तो डबल रूल होता है हमारा ऑन दी बाय गिविंग दी पावर टू अप्लाई दी two subjects, and these two subjects were given on the basis of the name as, or we given these two subject named as the transfer subject and the reserved subject। reserved subject हमारा ज़्यादातर बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस वगैरह पे, और जो हमारे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है वो हमारे बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे, एजुकेशन और हेल्थ पे। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ड बाईकैमरलिज्म। तो यहाँ पे हमारी पहली बार जो है बाईकैमरलिज्म टर्म इंट्रोड्यूस हुई है। बाईकैमरलिज्म क्या होता है, बाईकैमरलिज्म के अंदर हमारे टू हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं। इन टू हाउसेज में हम देख सकते हैं जो तो फर्स्ट हमारे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। बाईकैमरलिज्म लेजिस्लेचर से ये कंसिस्ट करती है अपर हाउस जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश के टाइम पीरियड पे सेंटर ऑफ स्टेट, और सेकंड कंसिस्ट करती है लोअर हाउस जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से। द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फॉर द बोथ ऑफ द हाउसेज वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे जो 1919 के टाइम पीरियड के अंदर जो है हमारे बेसिकली डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट होना स्टार्ट हो गए थे। और डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट होंगे तो हमारे बेसिकली यहाँ पे हाउसेस के अंदर जो है मेंबर्स इलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये हाउसेस कैसा है, हाउसेस हमारा बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड और टर्म रेफर्ड एज द बाईकैमरलिज्म, जहाँ पे हमारे दो हाउसेस प्रेजेंट हैं, अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, जिनको हम आज के डेट्स में राज्यसभा और लोकसभा से रेफर कर रहे होते हैं। It extends the principle of communal representation by providing separate electorate for 6 Indian, Anglo-Indian and Europeans। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने जो है बेसिकली सिख को, इंडियन एंग्लो इंडियंस को, क्रिश्चियंस को और यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। ठीक है, 1919 के अंदर। और सेपरेट इलेक्टोरेट और कहाँ दिया था, 1909 में हमने मुस्लिम्स को राइट दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस कराने का। अब 1919 के अंदर हमने सेपरेट इलेक्टोरेट जो है फर्दर डिवाइड कर दिया, दे दिया किस किस को, सिख को, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन एंड दी क्रिश्चियंस को। इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है न्यू ऑफिस क्रिएट किया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का, जो कि लंदन के अंदर हमने क्रिएट किया। इसका मेनली पर्पस था जो हमारे पास पावर है वायसरॉय के पास, उसको वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने जो है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का ऑफिस जो है लंदन में सेटअप किया, जिसके कारण जो वर्क है वायसराय के पास वो हमारा डिवाइड हो सके। ठीक है, वायसराय के पास ज़्यादा वर्कलोड नहीं आ रहा हो। It provide for the establishment of Public Service Commission. Hence, Central Public Service Commission was set up in 1926 for recruiting civil servants। तो यहाँ पे हमने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया था 1926 के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है रिक्रूट करने के लिए सिविल सर्वेंट्स को। इट सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर टू इनेक्ट देयर बजट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब बजट्स का डिस्कशन हुआ था। बजट्स के डिस्कशन पे क्या बात करते थे हम, बजट्स के डिस्कशन पे हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क करते थे, यानी कि इंडियंस यदि ब्रिटिशर्स से क्वेश्चन पूछते थे तो ब्रिटिश उनका आंसर देते थे, और आंसर देने के साथ जो है फर्दर क्वेश्चन अराइज कर रहे होते थे। ये होता है हमारा बजट के ऊपर डिस्कशन या फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पास आउट करना बजट के ऊपर। फिर आता है हमारा बेसिकली साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन के अंदर इन 1927 2 years बिफोर द शेड्यूल द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर। ठीक है, तो साइमन कमीशन के अंदर 7 मेंबर की स्टैट्यूटरी कमीशन
सेटअप की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन कमीशन, ठीक है, जिसके अंदर बात की गई है ऑल द मेंबर्स ऑफ कमीशन वर ब्रिटिश एंड हैंस ऑल पार्टी बॉयकॉट द कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्होंने कमीशन सेटअप की वो उसके अंदर जो है जितने भी ऑफिशियल या फिर मेंबर्स प्रेजेंट थे वो सारे ब्रिटिश थे। तो ये हमारा रीज़न है जिसके कारण कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग, तो आप देखेंगे उस टाइम पीरियड पे जो है 1927 के अंदर मुस्लिम लीग हमारी जनरेट हो रही थी। तो आप देखेंगे मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस ने भी साइमन कमीशन का यहाँ पे बॉयकॉट कर दिया गया था, ठीक है। कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932 रामसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड ए स्कीम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी विच केम इन टू बीइंग एज द कम्युनल रिवॉर्ड। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कम्युनल रिवॉर्ड क्या है। कम्युनल रिवॉर्ड जो है हमारा बेसिकली रिप्रेजेंटेशन दिया गया था माइनॉरिटीज़ को इन द टाइम पीरियड ऑफ द 1932 बाय द रामसे मैकडोनाल्ड एंड this was the member which is represent the British Prime Minister at that time period of the 1932, ठीक है। तो 1932 टाइम पीरियड में जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं मैकडोनाल्ड, उन्होंने कम्युनल अवार्ड दिया था। कम्युनल अवार्ड जो है क्या है, कम्युनल अवार्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़, यानी कि स्कीम्स प्रोवाइड की गई थी जो कि माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस कर रही थी। अब यहाँ पे जो है ये जो हमारा कम्युनल अवार्ड है ये हमारा किस किस को, दिस अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम सिक्स, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर्स मुस्लिम्स के लिए, सिक्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो क्रिश्चियन, यूरोपियन के लिए कि नहीं था, बल्कि एक्सटेंड करता था डिस्प्रेस्ड क्लासेस को, यानी कि जिसके अंदर हमारी शेड्यूल कास्ट भी आती है। तो गांधी जी ने इस कम्युनल अवार्ड का अपोस्ट किया था, ठीक है। गांधी जी जानते थे क्योंकि अगर ये हमारा कम्युनल अवार्ड अप्लाइड हो जाता तो यहाँ पे हमारा हम कह सकते हैं फर्दर सेपरेट इलेक्टोरेट हमारी इमर्ज हो जाती और जो है हम कह सकते हैं पर्टिकुलर वोटिंग राइट्स दे दिए जाते एचसी को जो है अपने खुद के ओन इलेक्शन कंडक्ट कराने के और खुद के ओन रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल मेंबर को चूज़ करने के, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कम्युनल अवार्ड हमारा अप्लाइड नहीं हो पाया क्योंकि गांधी जी ने इसका पोस्ट किया था और फास्ट किया था इसको रोकने के लिए। अब बात कर लेते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। इट वाज लेंथी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल। तो ये इसके अंदर जो है बेसिकली हमारा लेंथी डॉक्यूमेंट है और डिटेल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमारे 321 सेक्शन और 10th शेड्यूल मेंशन्ड है। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। तो फीचर्स क्या क्या हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये हमारा इसके अंदर डिटेल डॉक्यूमेंट्स में हमारे 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल मेंशन है। अब इसके अंदर फीचर्स में देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं इसके। जैसे कि इसके अंदर जो है हमने फेडरलिज्म टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। फेडरलिज्म टर्म के अंदर क्या होता है, यानी कि हम जो है पावर को डिवाइड करते हैं। पावर को डिवाइड कैसे करते हैं, पावर जो है कुछ हम स्टेट को देते हैं और कुछ पावर जो है हम बेसिकली सेंटर को दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है फेडरलिस्ट हमारी टर्म इंट्रोड्यूस है। फेडरलिस्ट हमने दी गई थी सेंटर को, जिसके अंदर हमारे 59 आर्टिकल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि 59 आइटम्स जो हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये 59 सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हैं। फिर हमने प्रोविंशियल लिस्ट दी थी, जो कि प्रोविंशियल लिस्ट होती है हमारी प्रोविंसेस के लिए, यानी कि स्टेट के लिए, जिसके अंदर हमारे 54 आइटम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि 54 आइटम्स को हम 54 सब्जेक्ट्स ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के रेफर्ड में भी रेफर कर सकते हैं। और फिर होती है हमारी कंकरेंट लिस्ट, जो कि हमारी बोथ के लिए अप्लाइड है, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों के लिए, जिसके अंदर हमारे 36 आइटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और रेजिडुअरी पावर की बात कर लेते हैं। तो रेजिडुअरी पावर यानी कि बची हुई जो पावर है वो किसके हैंड में लाई करेगी, वो हाई लाई करेगी इन द हैंड ऑफ द वायसराय, ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया वायसराय जो है हमारी सुप्रीम पावर है। तो जो बची हुई पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो हमारी जो है वायसराय के पास लाई करेगी, या फिर जिसको हम गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं, ठीक है। इट एबॉलिश्ड डायरकी एट प्रोविंसेस एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन दिस प्लेस। तो जैसे कि मैंने बता दिया डायरकी जो है हमारा डबल रूल होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डबल रूल जो है यहाँ पे हमारा वेनिश्ड हो गया था, या फिर हम कह सकते हैं एबॉलिश्ड कर दिया गया था।
यानी कि जो हमारे बेसिकली ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे, रिज़र्व सब्जेक्ट थे, जो पर्टिकुलर जैसे बताते थे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के अंदर हम देखते थे हमारे आते थे हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह, और रिज़र्व सब्जेक्ट के अंदर आती थी हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। तो ये हमारे यहाँ पे हमारा जो है बेसिकली एबॉलिश्ड कर दिया गया था, वेनिश्ड कर दिया गया था 1935 एक्ट के अंदर। इट इंट्रोड्यूस्ड बाईकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो यहाँ पे टोटल 11 प्रोविंसेस थी, जिसके अंदर 6 प्रोविंसेस के अंदर हमने मेंशन किया था टर्म को, बाईकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कराने का। और वो 6 कौन कौन सी स्टेट हैं, वो प्रोविंसेस हैं हमारी बेसिकली बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड दी यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, जिसके अंदर आप देखेंगे हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है और हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसा मैंने आपको बता दिया, बाईकैमरलिज्म कंसिस्ट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपर हाउस से, और उसकी सेकंड कंसिस्ट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लोअर हाउस से। ठीक है, इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजेस अबाउट 14% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जो इंडियंस को जो है वोटिंग राइट मिलने लगा था, तो डायरेक्ट इलेक्शन हमारा चालू हो गया था 1919 के अंदर, क्योंकि हमने बाईकैमरलिज्म टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। अब 1935 के अंदर हमारा डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, तो यहाँ पे जो इंडियंस को वोटिंग राइट मिला, वो कितने परसेंट इंडियंस को वोटिंग राइट मिला, वो था हमारा बेसिकली 14% ऑफ इंडियाज़ population got the voting right. It provided the establishment for the federal courts which was set up in 1937। तो यहाँ पे हमने जो है फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, इट सेपरेट बर्मा फ्रॉम इंडिया। तो बर्मा जो कि अब म्यांमार है, ये हमारा इंडिया से सेपरेट हुआ था इसके अंदर। इट प्रोवाइडेड फॉर द सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़। ठीक है, तो ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड करने के लिए सेफ गार्ड को टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम हमारा बेसिकली जो एक्ट है इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब जब यहाँ पे आप देखेंगे 1947 में इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस मिल गई थी ब्रिटिशर्स से। तो इस एक्ट के अंदर क्या मेंशन है, ऑन फरवरी 20, 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली डिक्लेयर्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय द जून 30, 1948। तो इन्होंने डिक्लेयर किया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने कि जो हाँ ब्रिटिश का रूल है इंडिया से, वो हमारा जून 30, 1948 में जो है ख़त्म हो जाएगा और पावर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड पे। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे भी मेंशन है कि पावर को ट्रांसफ़र किया गया है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने प्रीवियसली वीडियो में भी बताया है कि हमारा क्योंकि इंडियन जो है स्टेट इंडिया के अंदर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लेट से ड्राफ्ट हुआ, इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लेट से ड्राफ्ट होने का मेन रीज़न है क्योंकि इंडिया हमारा बेसिकली सोवरन स्टेट था। सोवरन स्टेट के अंदर क्या होता है, हमारी ट्रांसफ़र ऑफ पावर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, तो इसलिए जो है हमारा इंडिया सोवरन स्टेट है। और सोवरन स्टेट के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1947 में, जबकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फिनिश हुआ वो हुआ हमारा बेसिकली अप्लाइड हुआ, इनेक्ट हुआ हमारा 1950 के अंदर। ठीक है, ऑन दी सेम डे ऑफ जून 3, 1947 लॉर्ड माउंटबेटन द वायसरॉय ऑफ इंडिया पुट फॉर द पार्टीशन प्लान नोन एज द माउंटबेटन प्लान। तो आप देखेंगे जून 3, 1947 में जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है वायसरॉय ऑफ इंडिया के, उन्होंने जो है पार्टीशन प्लान दिया था जिसको हम माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। ठीक है, पार्टीशन प्लान के अंदर आप देखेंगे वो पार्टीशन प्लान जो है ये हमारा एक्सेप्टेड था कांग्रेस के द्वारा भी और मुस्लिम लीग के द्वारा भी। ठीक है, तो ये हमारा अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स क्या क्या मेंशन है हमारी 1947 एक्ट के अंदर। इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट फ्रॉम अगस्त 1947। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 से जो 1947 में इंडिया जो है इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था।
ब्रिटिश रूल अब यहाँ पे ख़त्म हो गया था, एंड होने को आया था। इट प्रोवाइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे हमारा जो है पाकिस्तान स्टेट को जो है आप कह सकते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट पहले ही मिल गया था, और अब जो है पाकिस्तान स्टेट जो है हमारा सेपरेट हो गया था इंडिया से, क्योंकि पार्टीशन हो रहा था हमारा कंट्री के अंदर। It empowered the Constituent Assembly of the two dominion or to frame and adopt any constitution to respect nation and repeal any act of the British Parliament including the Independence Act itself। यानी कि ये कह रहा है यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि हमारा सेपरेट हो गए थे इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हो गए थे, और ये हमारे जो सेपरेट हुए थे इस एक्ट के अंदर बेसिकली 1947 में, इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इन्वॉल्व थी, और दोनों की सहमति के से वजह से ही ये हमारा एक्ट पास्ड हुआ था। ठीक है, और इसके लिए जो पास कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वायसराय, वो है हमारा बेसिकली दी लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने पार्टीशन प्लान के नाम से भी जिसको हम जानते हैं माउंटबेटन प्लान को। ठीक है, नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर दी 15 अगस्त 1947 and was to extend either of new dominion unless it was extended there by a law of legislature to the dominion। तो 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी एक्ट पास आउट नहीं किया गया था, क्योंकि अब जो है इंडिया हमारा जो है इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था और पाकिस्तान भी इंडिया से सेपरेट हो गया था। तो इसलिए जो है हमारे हम कहेंगे कि कोई भी एक्ट अब जो है ब्रिटिश के जो द्वारा पास नहीं हुए थे, या फिर क्राउन रूल के द्वारा पास नहीं हो रहे थे इंडिया के अंदर। It abolished the office of Secretary of State of India and transferred its function to Secretary of State of the Commonwealth Affairs। तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है उसको जो है अबॉलिश कर दिया गया था, और उसके ट्रांसफ़र को पावर को जो है फंक्शंस को जो है हमने ट्रांसफ़र कर दिया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स में। अब कॉमनवेल्थ अफेयर्स, जैसे कि कॉमनवेल्थ से मैंने आपको बताया था कॉमनवेल्थ क्या होता है। कॉमनवेल्थ होता है ऑल दी institution territories or the we refer to as the representative which will include in the republic nation refer to as the individual। ठीक है, जितनी भी इंडिविजुअल के पास टेरिटरीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, रिपब्लिक इंडिया कंट्री के अंदर, उसको हम रेफर कर रहे होते हैं कॉमनवेल्थ से। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडिया प्रिंसली स्टेट टू आइदर टू जॉइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। तो इंडियन प्रिंसली स्टेट को जो है यहाँ पे पावर दी गई थी कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर लें, या फिर पाकिस्तान में चले जाएं, या फिर खुद जो है इंडिपेंडेंट रहें और खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करें, खुद की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम करें। It discontinued the appointment of civil service and reservation of posts by Secretary of State for the India। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सिविल सर्विस की जो पोस्टें थी वो जो है, और उनको जो रिक्रूट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है अपॉइंटमेंट लिए थे सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करने के लिए, पोस्ट जो थी उनको, और रिजर्वेशन जो था उन पोस्ट पे बेस्ड जो है वो उनको अब डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था और एबॉलिश कर दिया गया था। The members of civil services appointed by before 15 August 1947 would continue to enjoy all benefits that they were entitled to till that time। ठीक है, तो जो सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटेड हुए थे 15 अगस्त 1947 से पहले उनको पावर दी गई थी कि वो जो है जो उनके राइट्स हैं उनको और बेनिफिट्स जो हैं उनको एंजॉय कर सके, उनको जो है फ्रीडम दी गई थी, जो कि ब्रिटिश ने उनको दिया था कि इतने बेसिकली उनका हम कह सकते हैं सैलरी वगैरह होगी, वेजेस होंगे, ठीक है, और हम कह सकते हैं उनके जो है अलाउंसेस होंगे, तो उनको जो है एंजॉय करने का राइट दे दिया गया था उनको बेसिकली। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश केम रूल टू एंड पावर वाज ट्रांसफर्ड टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया इन द पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ द इंडिया। तो आप देखेंगे 14 और 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट के अंदर जो है ब्रिटिश का रूल जो है ख़त्म हो गया था और ट्रांसफ़र को पावर कर दिया गया था दो इंडिपेंडेंट नेशन के बीच में। और वो दो इंडिपेंडेंट नेशन कौन कौन से थे? वो दो इंडिपेंडेंट नेशन थे इंडिया और दी पाकिस्तान, ठीक है। और ये किसके द्वारा हमारी पावर ट्रांसफ़र की गई थी? ये जो वायसराय थे वो उस टाइम पीरियड पे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन,
ठीक है। ही सौर जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946 एंड बीम केम इनटू पार्लियामेंट इनटू इंडियन डोमिनियन। तो यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसके बाद जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी इंडिया की फॉर्म्ड हो गई थी 1946 के अंदर। और जो है आप देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा बाद में ड्राफ्ट हुआ था। उसका मेन रीज़न था क्योंकि इंडिया जो है हमारा सोवरेन स्टेट था, तो सोवरेन स्टेट के अंदर हम देखेंगे हमारे सोवरेन स्टेट के अंदर हमारी बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ पावर होती है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हमारा इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1909 का एक्ट जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको हम मॉर्लिमेंट और रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर जो हमने वर्ड इंट्रोड्यूस और या फिर टर्म इंट्रोड्यूस की है वो है हमारी सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट में मेंशन है कि हमने जो है मुस्लिम्स को जो है राइट दिया था वो अपने खुद के ओन लीडर्स को रिप्रेजेंट इलेक्टेड कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, जिसके अंदर मेंशन है हमारा डुअल गवर्नमेंट या फिर डायरकी होता है हमारा डबल पावर के अंदर इंक्लूड है हमारे सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट कौन कौन से, ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट हमारे बताते हैं जो कि जिसके अंदर इंक्लूड हैं हमारे हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और जबकि रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर हमारे इंक्लूड है हमारे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। आफ्टर दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी डायरकी थी वो यहाँ पे अबॉलिश्ड हो गई थी, यानी कि ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट अबॉलिश्ड कर दिए गए थे। और यहाँ पे हमारी वर्ल्ड को टर्म जो है हमारी फेडरलिज्म उसको इंट्रोड्यूस किया था। फेडरलिज्म को यहाँ पे यानी होता है हमारा बेसिकली डिवीज़न ऑफ पावर, यानी कि स्टेट को भी कुछ पावर दी गई थी और हमारी सेंटर को भी पावर दी गई थी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाकी का फर्दर डिस्कशन जो है और नेक्स्ट चैप्टर हम जो है अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग।